कहते हैं कि सच की किताब में मिटा दी अगर एक भी लाइन, सच की किताब में अगर मिटा दी एक भी लाइन, आने वाली पीढ़ियां ढूंढेंगे फिर अपना अतीत कहां। जिस देश में अतीत तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाए, उस देश का भविष्य हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। आज की खबर में सवाल बड़ा है कि क्या एनसीईआरटी की किताबों में सियासत की गंध आने लगी है, क्योंकि घमासान एनसीईआरटी की किताब पर है, उसके नए मॉड्यूल पर है, जिसमें कहा गया है कि भारत के बंटवारे की मुख्य वजह थी जिन्ना की जिद, कांग्रेस की सहमति और माउंटबेटन की जल्दबाजी। अब जरा सोचिए कि जिस बंटवारे ने करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी, क्या उसके बारे में बच्चों को अब तक आधा सच पढ़ाया गया? क्या किताबों को सियासत की स्याही में घोल कर छापा गया था? हो सकता है कि आप सवाल करें कि क्या प्रमाण है? तो है ना प्रमाण। गांधी बंटवारे के खिलाफ थे, सुभाष चंद्र बोस बंटवारे के खिलाफ थे, भगत सिंह बंटवारे के खिलाफ थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी कहा गया, वो बंटवारे के खिलाफ थे। देश के जो पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बंटवारे के खिलाफ थे। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी बंटवारे के खिलाफ थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, बीएचयू जिन्होंने बनाया, वो भी बंटवारे के खिलाफ थे। राम मनोहर लोहिया बंटवारे के खिलाफ थे। यहीं से वो तार निकलेगा जो एनसीईआरटी में आज बात कही गई है, ये उस बयान की पुष्टि करता है। स्वतंत्रता के आंदोलन में ये प्रमुख लोग थे, प्रमुख लोगों को हमने गिना दिया, उनकी मंशा हमने आपको बता दी। तो ये बचे हुए लोग कौन? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो यहां तक कहा था कि हमने कुर्बानी भारत की आजादी के लिए दी है, पाकिस्तान के बंटवारे के लिए नहीं दी है। तो ये बचे हुए लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बंटवारा हुआ, यही लोग जो ना लिखे गए हैं किताब, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। में आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। साल था 1947। एक देश जल रहा था और सियासतदान सत्ता के सौदे में लगे थे। भारत को आजादी जरूर इस दिन मिली थी, लेकिन यह आजादी अपने साथ लाई थी बंटवारे का कभी न भरने वाला जख्म। वो जख्म जो हर साल देश के लोगों के बीच एक दर्द की लहर लेकर आता है। बंटवारे के दौरान हुई हत्याएं और लूट की घटनाओं ने दोनों तरफ से करोड़ों लोगों को न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि उनका जीवन भी हमेशा के लिए बदल दिया। अब विभाजन की इस विभीषिका को छात्रों तक पहुंचाने के लिए एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें बंटवारे के पीछे सिर्फ 3 लोगों, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत का बंटवारा सिर्फ जिन्ना की जिद थी? क्या कांग्रेस की रजामंदी के बिना देश 2 टुकड़ों में बंट सकता था? और क्या माउंटबेटन ने सत्ता सौंपने के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए? एनसीईआरटी ने विशेष मॉड्यूल में वो लिखा जो पिछले 70 सालों तक इतिहास से मिटा दिया गया था। एनसीईआरटी ने इसके लिए कक्षा 6 से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के लिए 2 अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं। पहले में बताया गया है कि जिन्ना ने देश को तोड़ने की जिद की, पाकिस्तान बनाने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने समझौते की बजाय राजनीतिक सत्ता को चुना। और दूसरे मॉड्यूल में बताया गया है कि माउंटबेटन ने जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण किया। सत्ता की लालसा ने देश की किस्मत को ही तोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, देश के बंटवारे के समय हुई त्रासदी के लिए कांग्रेस भी बराबर की हिस्सेदार थी। इस किताब का नाम दिया गया है विभाजन के अपराधी।
साथ ही कहा गया है कि विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता है। इस किताब को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई है। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, अस्मिता को कुचला गया, तो ये केवल कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इनकी गलतियों की वजह से। अगर हम इतिहास के पन्नों को ही छिपा देंगे, इतिहास से सीख नहीं लेंगे, तो वही सत्ता की हवस और वही जो तुष्टीकरण की लालसा है, उसके चलते भारत में और भी विभाजन करने के लिए ऐसे तत्व जागृत होंगे। तो इतिहास के पन्नों से घबराना नहीं है, इतिहास के पन्नों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है। ये तो साफ है कि देश का बंटवारा माउंटबेटन की साजिश और जिन्ना की जिद थी, लेकिन नेहरू की सहमति के बिना विभाजन संभव नहीं था। अप्रैल 1947 को कांग्रेस की मीटिंग में मिली सहमति और जून में देश को चीर दिया गया, लाखों लोग मारे गए और नेता सत्ता की कुर्सियों पर बैठ गए। 6 लाख जाने गई, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए, 83,000 औरतों के साथ अत्याचार हुआ और कहते हैं कि सत्ता का सौदा चुपचाप हो गया और अब कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार माउंटबेटन, ये लोग जिम्मेदार थे। सबसे पहले 2 राष्ट्र की जो थ्योरी दी थी वो सावरकर साहब ने बोली थी, गुरु गोलवालकर ने बोली थी। उसके बाद इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने बाकायदा 1936 के अंदर इसको रेजोल्यूशन बनाया और 1940 के लाहौर अधिवेशन में बाकायदा उन्होंने आर पार के लिए ऐलान कर दिया था। आप एनसीईआरटी के सिलेबस में ही पढ़ाइए, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है। अब आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं। भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति है, लेकिन इतिहासकार क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कि जब जिन्ना इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गया था, तब नेहरू अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने एम्बिशन के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट अपने आप दे दिया कि आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप क्या होगा, यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की होगी, इसके बारे में कोई कमिटमेंट अभी से नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए जिन्ना के मन में डर हो गया और उसने मुसलमानों को भड़काना जारी रखा। तो ये जो सच्चाई है, ये कांग्रेस के, नेहरू के समकालीन अनेक लेखकों ने लिखी है। इस सब का विरोध कांग्रेस कैसे कर सकती है? अगर एनसीईआरटी सही है तो अब सवाल यह है कि नेहरू ने समझौता किया था या आत्मसमर्पण? कांग्रेस ने देश के विभाजन को रोका क्यों नहीं था? क्या कांग्रेस को अब देश से माफी मांगनी चाहिए? क्या इतिहास से कांग्रेस का नकली महिमा मंडन हटेगा? और कितने सालों तक बच्चों को झूठ पढ़ाया जाएगा? इतिहास की किताबें भी अब वही बोल रही हैं जो देश की जनता सालों से कह रही थी। कांग्रेस की सहमति के बिना भारत का बंटवारा संभव नहीं था। 1947 को देश 2 हिस्सों में बटा था, लेकिन उसका असली सच अब सामने आ रहा है। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटा जा रहा है और कांग्रेस उसमें अकेली नहीं बचेगी। हो सकता है कि आप में या हम में कुछ ऐसे लोग हों जो बोलें कि सच मिटाने से इतिहास नहीं बदलता, लेकिन याद रखिए कि अगली पीढ़ी उससे गुमराह जरूर हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और कांग्रेस एनसीईआरटी पर उलझी हुई है, तो उधर कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम भी बाहर आ गया है। छोटी मोटी गलती नहीं की है, एकदम बलंडर किया है। अब आप बताइए कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान को बधाई देंगे तो आपकी पोल पट्टी खुल तो जाएगी ना। फिर आप कहिए कि हैक हो गया है, हैक हो गया है, कौन मानेगा? एक तो आपका चरित्र ऐसा है, ऊपर से गलती इतनी बड़ी है। इस पर सवाल तो बनता है ना कि कांग्रेस तुष्टीकरण से बाहर क्यों नहीं आ पा रही? चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलकर ही राहुल गांधी
अपनी राजनीति चमका रहे। कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान या पाकिस्तान को बोलो भाईजान। एक तरफ एनसीईआरटी देश के बंटवारे पर खुलासा कर रही है, कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बता रही है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया गया, लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस पोस्ट के साथ हैशटैग में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान लिखा गया। पोस्ट में साफ साफ लिखा गया है इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रही है। वही पाकिस्तान जो भारत को गीदड़ भपकी देता है, जो हमारे जवानों की शहादत का जिम्मेदार। ये वो पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे, जो हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है और अब पाकिस्तान को बधाई दे रही है। कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी। इस पोस्ट पर हंगामा बढ़ने के बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन सबूत मांगने वाली कांग्रेस की पाक प्रेम वाली तस्वीर सामने आ गई। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया और कांग्रेस पर जमकर हमला कर दिया। जब पूरा देश हिंदुस्तान की स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, तो युवक कांग्रेस पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाने का हैशटैग डाल रहे हैं। ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस केवल और केवल पाकिस्तान परस्ती की बात करती है। बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या अब कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है? क्या ये जानबूझकर संदेश दिया गया या गलती थी? क्या ये पोस्ट पाकिस्तान प्रेमी गैंग के लिए किया गया? ये पोस्ट केवल एक गलती नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हमला है। देश ने बलिदान दिए और कांग्रेस पाकिस्तान की वकालत कर रही है। बीजेपी ने इस पोस्ट को कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बताया है। इस पार्टी के सदस्यों ने कल जो राष्ट्रीय पर्व हम मना रहे थे 15 अगस्त का लाल किले पर, उसका बहिष्कार कर दिया। और जब भारत देश पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, मतलब विभाजन की विभीषिका की स्मृति दिवस मना रहा था, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान या पाकिस्तान को बोलो भाईजान। अब तो हैशटैग में बोल रहे हैं। पीओके को भी इन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से पाकिस्तान का दिखाया था, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ये इनकी पार्टी का अधिकृत स्टैंड है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आईडियो को हैक किया जाता है, एआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है, नफरत की बातें होती है, उसी के चरण में ये है और हमने उसकी एफआईआर भी करी है। कांग्रेस का ये ट्वीट महज एक गलती नहीं, एक राजनीतिक धोखा है। कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान के साथ दोस्ती का पैगाम देने के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस भारत के खिलाफ खड़े पाकिस्तान के पक्ष में रहती है। अब राहुल गांधी पाकिस्तान को बधाई देने वाली पार्टी के नेताओं पर एक्शन लेंगे।